पेपर कैसे थे, क्या स्कोरिंग चांसेस बन रहे हैं? ऑल टाइम टफेस्ट पेपर आया है। चेहरा लटका हुआ था बच्चों का। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 720 में से 720 आप लाते हैं। इसी तरह जो ये हिंदी पट्टी के लोग हैं वो बाकी के स्टेट हाँ, में हाँ। तो हिंदी पट्टी में खास करके पेरेंट्स बहुत ज्यादा लोडेड रहते हैं कि नहीं मेरा बेटा अगर डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या होगा। हिंदी पट्टी के जो स्टेट्स हैं इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये कंपटीशन एक्सट्रीमली हाई है। तो किस तरह का प्रेशर उनको भी इस बात का रहता है? देखिए, आपको अगर कहीं विदेश में जाना है तो बहुत सारे फैक्टर्स को समझें। नीट यूजी का एग्जाम हो चुका है, अब आपके बच्चे ने अगर परीक्षा दी है तो आपके जहन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि उसको नंबर कितने आएंगे, स्कोर क्या होगा, कहाँ रैंक आएगी, कहाँ एडमिशन होगा। इतने तमाम तरह के सवालों से लगातार जूझ रहे हैं आप। लेकिन जो पेपर था वो कैसा था, वो कितना टफ था, कितना आसान था, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको एक अंधेरे में आप तीर चलाते रहेंगे। आज हम इसी पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। हमारे साथ बोर्डमास के सीईओ अशोक कुमार सिंह हैं, काउंसलिंग के एक्सपर्ट हैं, और इनकी काउंसलिंग का फंडा यह है कि कैसे स्टूडेंट्स को ईज किया जाए, पेरेंट्स को ईज किया जाए और उनके जो नंबर हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनको समझकर उसके मुताबिक उनको एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट सजेस्ट किया जाए। वो देश में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज होगा, प्राइवेट कॉलेज होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी होंगी, क्या होंगी वो खुद आपको बताएंगे। और हमारे साथ इस बातचीत में वक्ता रहेंगे शामिल। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है संडे को, आखिर उनका पेपर कैसा था। सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे कि ये जो नीट यूजी है उसका जो एग्जाम हुआ है इस बार, पेपर कैसे थे, क्या स्कोरिंग चांसेस बन रहे हैं? पेपर देखिए, ये ऑल टाइम टफेस्ट पेपर आया है। अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर को एनालाइज करेंगे तो इस तरह का कठिन पेपर पिछले 5-6 साल में नहीं आया था। स्पेशली फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ था, लेंदी था। कुछ 4-5 ऐसे सवाल थे जो स्टूडेंट छोड़ दीजिए, टीचर को भी टेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह का टफ पेपर था और शायद काफ़ी प्रेशर था। पिछले साल जो बहुत आसान पेपर लीक और बहुत सारी इन चीज़ों को लेके गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत लंबा केस और ये सब चीज़ चला। आज तक पिछले साल के पेपर लीक के केसेस के लिए सीबीआई जांच कर रही है और कई बच्चों को निकाल चुकी है। तो सरकार के ऊपर में भी बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह थी कि पेपर टफ आया है। मैंने अपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बताया था कि पेपर इस बार टफ आएगा, लेकिन इतना टफ आएगा ये किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो पेपर जो है फिजिक्स का टफ था। कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी टफ थे। मतलब मैं आपको ऐसे स्टूडेंट्स का भी कोट कर सकता हूँ जो JEE मेन में 100% आई जो बच्चा स्कोर किया है फिजिक्स में, उसके लिए भी 5-6 क्वेश्चन फिजिक्स करना मुश्किल हो गया। तो पेपर जो है काफ़ी टफ था फिजिक्स का। लेकिन अगर हम दूसरे पेपर्स को देखें तो केमिस्ट्री को भी अगर आप देखेंगे तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी टफ थे। अदरवाइज पेपर थोड़ा सा लेंदी था, थोड़े से पैटर्न को चेंज किया गया है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री को आप मॉडरेट पेपर समझ सकते हैं। और अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में भी 2 क्वेश्चन बॉटनी के थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। अदरवाइज बायोलॉजी का पेपर थोड़ा लेंदी था पर डिफ़िकल्ट नहीं था। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफ़ी टफ पेपर था और ये बच्चों को बहुत ज़बरदस्त टेस्ट किया है और काफ़ी बच्चे इससे शॉक में हैं, पेरेंट भी शॉक में हैं। देखिए, अगर आप पिछले साल से इसको कंपेयर करेंगे, खास करके ऐसे ड्रॉपर स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल भी एग्ज़ाम को लिखा और इस साल, तो उनके लिए ये एकदम 180 डिग्री अगेन अपोजिट था। क्योंकि पिछला साल ऑल टाइम ईजीएस्ट पेपर था और इस बार ऑल टाइम टफेस्ट पेपर। लेकिन ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर को आप ये मान सकते हैं कि 600-650 तक जो अच्छा स्टूडेंट है वो कर सकता है। कट ऑफ की बात जो आप कर रहे हैं 650 तक जो नहीं, कट ऑफ नहीं, कट ऑफ तो थोड़ा नीचे रहेगा। कट ऑफ उसको कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर आप बात कर रहे हैं
तो कट ऑफ का मतलब होता है जहां गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अब इस पे देखिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट कल रात भर इसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, और एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि 500 पे आएगा, और मैं उसे एग्री नहीं करता हूँ। देखिए ये जो कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा से, तो उसकी अगर बात करें तो ये हो सकता है कि 580 से 600 के बीच में कहीं आए, और अभी हमें सारे ही स्टूडेंट का अभी इनपुट नहीं मिला है, तो कुछ भी कहना थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन जो पेपर को देख के और जो लग रहा अब तक के ट्रेंड से, तो ये कुछ 580 से 600 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब से पेपर कंप्लीट हुआ, बच्चे जैसे ही बाहर सेंटर से आते हुए दिखे, बच्चों के फेस की जो एक रौनक होती है वो ये बयां कर देती है कि पेपर कैसा रहा, अच्छा रहा, कठिन रहा, उनके लेवल का आया था, कुछ अलग था, तमाम सवाल उनका चेहरा बता देता है। लेकिन जिस तरह के हम फोटोज देख रहे थे जब नीट की परीक्षा खत्म हुई, चेहरा लटका हुआ था बच्चों का। और आपने जैसे पिछली साल की बात की, अगर जब से यूजी की परीक्षा शुरू हुई है 2013 से बात करें और अब तक की, तो कहा जा रहा है सबसे टफेस्ट पेपर अगर देखा जाए उस पूरे लॉन्ग पीरियड में तो 2025 का रहा। कारण समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतना टफ पेपर, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतना ही टफ पेपर आपको देना था तो फिर बच्चों के एग्जाम देने का मतलब क्या है, एग्जाम सेट करने का मतलब क्या है। आपको ऐसा पेपर सेट करना ही नहीं चाहिए जो बच्चे हल ना कर पाए। कैसे देख रहे हैं सारी मिली जुली चीजों का? देखिए ठीक है, ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स का और पेरेंट का इस तरह का रिएक्शन है, लेकिन अगर इसको आप सही ढंग से समझने का प्रयास करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इससे कोई मतलब नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि 720 में से 720 आप लाते हैं तभी आप रैंक 1 होंगे। हो सकता है इस साल कोई भी बच्चा 720 में से 720 ना कर पाए और 700 जो स्कोर कर रहा है वो भी रैंक 1 हो। तो आपको इसको एक कंपेरेटिव इसमें देखना है, और हमेशा जो कट ऑफ की बात करते हैं ये मार्क्स बेसिस पे, और जो इतना डिप्रेस होते हैं, तो ये कंपैरिजन ही एक्चुअली गलत है। अगर आप जब भी कट ऑफ देखते हैं तो आपको देखना चाहिए रैंक। अगर आप इसको रैंक के कंपैरिजन में देखेंगे, पिछले साल भी जब इतना बड़ा इसके ऊपर में बवाल हुआ, सारे टीवी चैनल इस पे रात दिन लग गए थे, तो जो सबसे बड़ा जो रीज़न था बवाल का वो ये था कि 600 नंबरों पे अगर आप 2023 में देखते हैं तो 30,000 रैंक था, और 2024 में वो 80,000 रैंक हो गया। जब पेपर इतना आसान हुआ था तब भी बहुत बड़ा बवाल था, अब पेपर बहुत टफ हो गया है तब भी बहुत बड़ा बवाल है। लेकिन इसको आपको ये समझना है कि अगर आप इसको सही ढंग से समझेंगे तो 30,000 रैंक पे आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी के लिए शायद ये 26,000 रैंक तक रहे, ओबीसी के लिए ये 28,000 रैंक तक, और ईडब्ल्यूएस भी 28,000 29,000 रैंक तक मिल सकता है। अगर बहुत सारे कॉलेज आते हैं तो शायद ये 30,000 तक भी पहुंचे। तो आपको ये रैंक ही मैजिक है, यही आपको देखना है। चाहे इस बार क्या लगा कि 600 पर इस बार कितना रैंक हाँ, इस बार 600 पे हो सकता है आप 26,000 27,000 रैंक पे पहुंच जाएं। तो आपको ये देखना है कि अगर आप 600 के स्कोर पे 26-27,000 पे पहुंच रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं, आपको कॉलेज मिल सकता है। और अगर पेपर रियली जिस तरह का बवाल चल रहा है कि अगर इतना ही टफ था, और अगर 600 पे अगर 25,000 रैंक होता है तो ये 580 पे भी हो सकता है 27,000 रैंक हो तो आपको कॉलेज मिल जाए। तो आप ये समझिए कि ये रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है, ये स्कोर के बेसिस पे नहीं। तो स्कोर के लिए इतना बड़ा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये जो स्कोर, रैंक, ये सारा गणित जो है आप लगातार कर रहे होंगे, पूरा टेस्ट कर रहे होंगे कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आप हो सकता है कि परेशानी में आ जाएं, आप टेंशन में आ जाएं। पेरेंट्स एक अलग अलग तरीके से चिंता में पड़ जाते हैं कि भाई हमारा तो बच्चा इतना कम नंबर आ रहा है। तो उन वैसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे जिनके बच्चे ने अटेम्प्ट ठीक ठाक किया है लेकिन स्कोर उनको कम आने के चांसेस लग रहे हैं? कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने तो यही कहा कि पिछले साल 650 नंबरों वाले बच्चे को कॉलेज नहीं मिला, 652 का कट ऑफ रहा था, और इस साल आप 600 में सेफ स्कोर पे हैं। तो आप ये मार्क्स को लेके इतना मत सेंटिमेंटल हों। अगर आप पिछले साल 650 का स्कोर और इस साल का 600 स्कोर में 600 का स्कोर बेहतर है, तो आप स्कोर को लेके सेंटिमेंटल ना हो। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो रैंक है आपको रियल रैंक,
ये आपको पता चलेगा 14-15 जून को जब ये रिजल्ट आएगा। तो ये जो अभी वक्त है, ये महीने भर का, इस महीने भर के वक्त में आप बहुत डिप्रेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी जो एनालिसिस है, अभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जिनके पास 1 लाख बच्चा है, 50,000 बच्चा है, तो उतने बड़े सैंपल साइज से वो आपको कुछ बता रहे हैं। आप समझिए वो 22 लाख स्टूडेंट किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है कि पूरे 22 लाख बच्चों का किसी के पास डेटा हो। किसी के पास 20,000 बच्चों का डेटा है, किसी के पास 50,000 बच्चों का डेटा है, और उसी सैंपल साइज से ये देख के ये एनालिसिस किया जा रहा है। हाँ, ये ठीक बात है, मेरी अभी ऑलमोस्ट सब टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात हुई है, किसी भी बच्चे का अभी तक कहीं से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से 720 आउट ऑफ 720 नहीं पता चल रहा है। तो और पिछले साल यही जो है कई बच्चे आ रहे थे, तो इस बार माहौल अलग है। एक चीज मैं आपसे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, चुनावों में हम लोग बहुत एग्जिट पोल करते हैं, तो एग्जिट पोल के नतीजे बहुत बार गलत आ जाते हैं। तो ये क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो एग्जिट पोल हैं इस बार मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर, क्या उसमें भी लग रहा है कि कुछ गलत प्रेडिक्शन है? हाँ, बिल्कुल गड़बड़ा सकते हैं। देखिए, क्योंकि अभी जो है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बता रहा हूँ, भारत का बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है एलन, और वो कह रहा है 500 नंबरों का कट ऑफ रहेगा। तो देखिए, ये जो है अभी बच्चे इससे खुश जरूर हो जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ सेटल डाउन होगा, क्योंकि एलन को सारे 22 लाख स्टूडेंट्स के बारे में फीडबैक नहीं मालूम। लेकिन ये भी कहना कि मेरे पास कोई आइडिया है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, ये भी सही नहीं है। लेकिन जो एंटिसिपेटेड नंबर है वो जहाँ पिछले साल ये 652 था, तो ये 500 पे नहीं आएगा, इतना बड़ा एकदम से चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये 580, 590, 600 हो सकता है, और यही आप मान के भी चलिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, पॉजिटिव रहिए, और दूसरे ऑप्शंस भी हैं। कई जो स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं वो एकदम से शॉक्ड हो गए हैं, शेल में चले गए हैं, और कई एकदम स्ट्रेस में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। एक देखिए, ये लाइफ में पेपर डिफ़िकल्ट होने से डरने की ज़रूरत नहीं है। कई पेरेंट तो ऐसा कह रहे हैं कि ये ऐसा पेपर क्यों दिया गया इसमें। देखिए, जेईई एडवांस में भी कोई 100% स्कोर नहीं कर पाता, तो क्या जेईई एडवांस में खराब एग्जाम? ऑप्शंस भी इन्हीं में से ढूंढने हैं, इन्हीं में से ढूंढने। पेरेंट्स हो, बच्चे हो, अगर ऑप्शंस की बात कर लें, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी रैंक आई है तो बच्चा हमारा कुछ अच्छा करके दिखाए, अच्छी जगह जाए, विदेश तक की वो बात सोचते हैं। ऑप्शंस क्या क्या खुल रहे हैं बच्चों के लिए? ऑप्शंस देखिए बहुत सारे हैं, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, और पेरेंट को खास करके इसमें बहुत एडुकेट होना है। बहुत सारे ऑप्शन। अगर आप अकेले सिर्फ रसिया के बारे में देखें तो पिछले साल 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट गए। मैं यहाँ किसी भी तरीके से कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कंट्री को और किसी कॉलेज को जी। लेकिन आपको बस एक नंबर बता रहा हूँ, मेरा काम है आपको एक एनालिसिस बताना। और अगर आप रसिया के बारे में देखें तो आप 3 साल का नीट का स्कोर आपका वैलिड होता है। तो मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो बच्चे अभी मान लीजिए सिर्फ 50 नंबर ला पा रहे हैं, 60 नंबर, 100 नंबर, तो कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले साल क्वालिफाई कर लिया था या आपने 2023 में भी क्वालिफाई कर लिया था तो आपके पास ये रास्ता खुला हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 200, 250, 300 ला रहे हैं, क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन उनके पास मेडिकल कॉलेज का बजट नहीं है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, तो बहुत सारे ऑल्टरनेट कोर्सेज हैं। एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, ये आप बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर 2023, 2024 में आपके पास अच्छा रैंक है तो आपके पास दरवाजे खुले हैं रसिया के जी, या और भी कुछ कंट्रीज के खुले हुए हैं? बहुत सारी कंट्रीज के, एक्सेप्ट इंडिया एंड नेपाल। आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, 3 साल तक आपका नीट का स्कोर वैलिड रहता है। तो चाहे आप रसिया जाएं, चाहे आप जॉर्जिया जाएं, चाहे आप कजाकिस्तान जाएं, उज्बेकिस्तान जाएं, किर्गिस्तान जाएं, ये सब कंट्री में आप जा सकते हैं अपने 2023 या 2024 के क्वालिफाइंग स्कोर के बेसिस पे। तो आपको जो है 2025 के स्कोर को लेके इतना टेंस नहीं होना। बिल्कुल। इंडिया में कोई ऑप्शन नहीं रहता है? नहीं, इंडिया में ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर आप मान लीजिए 150 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो बॉटम पे भी जो क्वालिफाइंग भारत में रहेगा वो शायद ये 150, 160 नंबर के आसपास में जनरल कैटेगरी के लिए हो, 50 परसेंटाइल, और जो OBC हैं, SC ST हैं, उनके लिए ये कट ऑफ 120-25 नंबर होगा। तो अगर आप इंडिया में क्वालिफाई हो जाते हैं तो अल्टरनेट कोर्सेज हैं, आप BDS कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ
कि देखिए अब वो सिचुएशन नहीं है। अब भारत में बहुत संख्या में इंटेक बढ़ता जा रहा है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,18,000 सीटें थी और इस साल और डेफिनेटली 8-10 हज़ार सीटें बढ़ सकती हैं। तो आप देखिए 1,25,000 सीटें होंगी। भारत में टोटल नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट 1000 पे एक डॉक्टर का जो WHO का रेशियो है उसके ऊपर में भी हम लोग लगभग बराबरी पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप दूसरे फील्ड में जा सकते हैं और डेंटल में भी अच्छा स्कोप है। कई भारत के इंस्टीट्यूट अभी वर्ल्ड रैंकिंग में भी आ रहे हैं डेंटल में। इसके ऊपर में भी हमने एक छोटा वीडियो और आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो और जो बच्चे जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज को मिस कर जाएं तो उनके लिए भी है कि वो सरकारी डेंटल कॉलेज में जा सकते हैं, BMS पढ़ सकते हैं, वेटनरी पढ़ सकते हैं। अभी वेटनरी में अभी बहुत बड़ा स्कोप है। वेटनरी में अभी बहुत कम कॉलेजेस हैं भारत में और बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो सर एक आपके चीज पास और ऑप्शन है। समझना चाहते हैं, ऑप्शंस जिस तरह से आपने बताया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, परेशान होने की जरूरत ना बच्चों को है और ना ही पेरेंट्स को है। आप परेशान ना हो और ठंडे दिमाग से ऑप्शंस के बारे में सोचें, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन सर जब बात ऑप्शंस में आपने विदेश जाने की, जब विदेश जाने का ऑप्शन पेरेंट्स के सामने आता है तो किस तरह का प्रेशर उनको भी इस बात का रहता है कि अब अगर इंडिया में किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है और अब हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है तो हमें उसे विदेश भेजना होगा। पैसे से लेकर फाइनेंशियल सिचुएशन से लेकर तमाम जो पहलू होते हैं उन पे एक नज़र डालनी होती है। किस तरह से ये मैनेजेबल हो पाता है, क्योंकि आप हैं इस फील्ड से तो आप देखते होंगे रोज ऐसे केसेस आते होंगे, किस तरह से मैनेजेबल है? बिल्कुल मैनेजेबल है। देखिए बहुत बड़ी संख्या में हर साल भारत से बच्चा MBBS पढ़ने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। अभी तो ऐसी ऐसी कंट्रीज़ जिन कंट्रीज़ में का आप नाम नहीं सुने हैं, उसे मैप में आप लोकेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी बच्चा जा रहा है। सियरा लियोन और ये सब कंट्रीज़ में भी जा रहा है। अभी कौन सी कंट्री आप बोलिए वहाँ बच्चा नहीं जा रहा है, कि बल्गारिया हो कि चेचनिया हो कि बेलारूस हो, कहाँ कहीं भी जा रहा है स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा आपको सोचना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एग्रेसिवली आप जो है एकदम तुरंत किसी भी कंट्री के बारे में डिसीजन ले लें। देखिए आपको अगर कहीं विदेश में जाना है तो बहुत सारे फैक्टर्स को समझें, एक्सपर्ट की सलाह लें, उनसे मिलें, सारे ऑप्शन को समझें, सिर्फ एक बेसिस पे डिसीजन ना लें। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे ऑप्शन हैं। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो भारत के नज़दीक में नेपाल है और अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ ये है कि इस साल नेपाल में सीट बढ़ भी सकती है। तो अगर नेपाल के कॉलेजेस में सीट बढ़ती है, नेपाल में जनरली 550 के आसपास में सीट जो है भारत के बच्चों के लिए होती थी, इस बार वो हो सकता है कि वो नंबर 750-800 हो। तो अगर नेपाल में सीट बढ़ती है तो आप नेपाल में भी जा सकते हैं। लेकिन नेपाल में बजट थोड़ा कंपेयर टू और जो दूसरे रसिया और दूसरे कंट्रीज़ हैं थोड़ा बजट ज़्यादा है, लेकिन नेपाल में आपको कंफर्ट भी मिलता है उसी हिसाब का कि आपको लैंग्वेज का कोई प्रेशर नहीं रहता, खाने का प्रेशर नहीं रहता, वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आपको कुछ बेनिफिट्स हैं। तो अपने बजट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने डिसीजन को लें और स्ट्रेस लेने की जगह और बार बार ड्रॉप लेने की जगह, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि बार बार ड्रॉप लेने की जगह आपको जो है अपने सही ढंग से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। ये जो ड्रॉप आउट का मसला होता है, पेरेंट्स को लगता है कि हमने कोचिंग में इतना इन्वेस्ट कर दिया, बच्चे का एक प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है। कई बार बच्चों को भी लगता है कि पहले साल अगर नहीं हो पाया तो हम दूसरे साल में अगर उस पर दांव भी लगाते हैं तो वो कहीं अगर डिप्रेशन साइड में चला गया तो फिर जो स्कोर इस बार था उससे भी कम आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें कॉलेज में कंप्रोमाइज करे या ड्रॉप आउट ले? देखिए ये जो ड्रॉप आउट का मसला है, इसके ऊपर में मैंने तो कई मेरे साथ 1-to-1 सेशन लेते हैं, फिजिकली भी आते हैं मिलने के लिए। मैं बार बार इस बात को बताता हूँ और आज अभी आपके सामने में दोनों फैक्ट्स भी सामने दिख रहे हैं 2024 और 25। देखिए ड्रॉप आउट में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रातों रात आप एकदम से उसमें मास्टरी नहीं कर सकते हैं। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। फिजिक्स जो है एक एनालिटिकल सब्जेक्ट्स है। अगर आप उसमें 50 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं तो अचानक से 150 नंबर नहीं स्कोर कर पाएंगे। ऐसी प्लानिंग आपको नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और भी समझिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC या EWS भी हैं तो बिना फिजिक्स में अच्छे किए आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि
360 नंबर का बायोलॉजी है, 180 नंबर का केमिस्ट्री है, उससे आप 540 तक ही पहुंचते हैं। तो जब तक आप फिजिक्स में अच्छा नहीं कर लें तब तक आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये पेरेंट को और स्टूडेंट को बहुत एनालिटिकली विचार करना चाहिए कि अगर वो ड्रॉप ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। अगर 200 नंबर वाला बच्चा बार बार ड्रॉप ले रहा है तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई किसी लॉजिक से और कहीं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और ये पेरेंट को भी समझने की ज़रूरत है। कई पेरेंट ऐसा सोचते हैं कि अभी 200 लाया है, अभी तो पहला अटेम्प्ट था, अगली बार वो 300 लाता है, फिर सोचते हैं अच्छा अगली बार जाएगा तो 400 लाएगा, उसके बाद 500 लाएगा, उसके बाद 600। ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है कि ऐसा चलेगा। कई बार तो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते एक ऊबन भी होने लगती है, और कई बार कॉन्फिडेंस भी हो जाता है छात्रों को कि भाई हम तो पढ़ लिए हैं, हम तो कर लेंगे। तो ये भी तो नुकसानदायक है बहुत। और समय जो है बहुत क्रिटिकल है, और ये कोई जैसा आपको बता रहा कि लीनियर पैटर्न नहीं है, और स्टूडेंट जो है बार बार एक ही चीज़ को जो पढ़ता है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिप अप होता है। क्योंकि आप एक ही चीज़ को आपने 11th-12th में भी पढ़ा, फिर एक ड्रॉप लिया, फिर दूसरा ड्रॉप लिया, तो एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ते 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 पढ़ते, और आपके अंदर में एक साइकोलॉजिकली भी एक चीज़ आ जाती है कि एक चीज़ को आप 10 बार में ही सीखते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर में ये बात आ जाए तो आप जो है ना, आपका अपने आप से भी कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। आप मान लीजिए कि कुछ एक लिखते हैं, एक मैसेज लिखते हैं या एक कुछ भी लिखते हैं, और आपको लगे कि नहीं शायद मैं ठीक नहीं लिख पाता हूँ एक बार में, और बार बार 3 बार में लिखते हैं, तो अगली बार कभी आप सही भी पहली बार में लिखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होता। तो इसीलिए मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस न तोड़ें बच्चों का, आप सही से एनालाइज करें, सही से करियर काउंसलर के पास जाएं और इसको समझें, और तभी ड्रॉप का डिसीजन लें। जी 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 सर, कुछ- कहिए। मैं पूछ लेती हूँ, मन में बस था सवाल। मैं जो पूछ बात लेती हूँ। वक्ता लगातार कह रही थी कि एक फैक्टर है डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, वो जब से रिजल्ट आए हैं तब से चेहरे मायूसी वाली बात कर रही थी। तो ये जो किसी भी एग्जाम के बाद आप सक्सेस तो ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम आए, उस समय आपको कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है, कैसे एक इन्वायरमेंट बच्चे को देना है। पेरेंट्स कई बार होता है कि स्टूडेंट्स से ज़्यादा पेरेंट्स को लगता है कि क्या होगा। तो वैसी स्थिति में आप क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, और इस पे जो है बहुत बातें करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनको आगे आके इस पे बात करने की ज़रूरत है। ये नीट और जेई में चूंकि अभी बहुत ऑप्शन हो गए हैं तो इंजीनियरिंग में थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होता है, लेकिन ये मेडिकल में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है इसके फीस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा है यूपीएससी। ये दो जो ऐसे एग्ज़ाम हैं ये आपको बहुत तोड़ देते हैं, मेंटली तोड़ देते हैं। तो और जो स्टूडेंट है जो 17-18 साल का, वो स्टूडेंट जो है उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतना रियलिस्टिक हो और चीज़ों को इतना सही ढंग से समझ पाए। तो पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है, और पेरेंट ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। मैं इस चीज़ से अभी ये जो देख रहा हूँ कि जो आज के डेट में पेरेंट ही ज़्यादा घबराया हुआ, तो अगर पेरेंट ज़्यादा घबराया हुआ रहेगा तो स्टूडेंट जो है वो कभी भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं ले पाएगा। तो अभी बहुत सख्त ज़रूरत है कि अच्छे करियर काउंसलर इसमें सामने आए। मेंटल स्ट्रेस, देखिए मेंटल स्ट्रेस तभी होता है जब आप बहुत हाई ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आप रियलिस्टिक नहीं होते हैं, और इसके बीच में गैप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो आप अच्छी कोचिंग लें, अच्छे लोगों से मिलें, रियलिस्टिक हो। पेरेंट के लिए भी बहुत जानना समझना बहुत जरूरी, रियलिस्टिक हो, और जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। रिजल्ट को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं होंगे। रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए अपनी लिमिटेशन को, अंडरस्टैंड कीजिए अपने स्ट्रेंथ को, और तब उसी हिसाब से सोचिए। और ये बहुत बड़ी कमी है भारत में, और बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखिए, और भी दुनिया के और भी स्टूडेंट्स को देखा है दूसरी कंट्रीज़ के, वो हमसे मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो इस तरह से वाइल्ड ड्रीम्स में नहीं होते हैं। उनको अगर आप कोई चीज़ बोलेंगे तो बहुत डिटेल में स्टडी करके, और पेरेंट भी रियलिस्टिक होते हैं कि ओके फाइन ये इनकी एबिलिटी है। मैं आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ, चाइना में स्पोर्ट्स एक क्रेज है, जैसे हमारे यहाँ ये नीट एग्ज़ाम है और यूपीएससी है, तो चाइना में स्पोर्ट्स एक पागलपन है, और स्पोर्ट्स में हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा एक्सेल कर जाए।
लेकिन वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं। राइट ट्रेनिंग और उसके बाद अगर नहीं अचीव कर पाता है, उसे तुरंत एकेडमी की तरफ फोकस करते हैं। तो वहाँ बहुत अच्छे करियर काउंसलर्स को मैंने देखा है, साइकोलॉजिस्ट को देखा है, तो यहाँ भी ज़रूरत है। लेकिन सर यहाँ पे जो आप ऑप्शंस बता रहे हैं, ये खास तौर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छी कोचिंग, पेरेंट्स का साथ होना और अच्छी पढ़ाई के लिए भी आपको फोकस्ड होना होगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा, रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट चीज़ों को करना ज़रूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए फेल्योर भी देखना पड़ता है, तो उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन आपको लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आज के वक्त में सोशल मीडिया है, सोशल स्टेटस है पेरेंट्स के लिए? उनको अपने बच्चे से ज्यादा शायद वो कंपैरिजन में ज्यादा पड़ जाते हैं कि देखो तुम्हारे बगल में ही रहता है वो बच्चा, कितना अच्छा कर रहा है। तो क्या इस तरह का टॉन्ट बच्चों को करना, अपने ही पेरेंट्स से इस तरह की बात सुनना, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो जाता है कि बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है? जी, ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। पेरेंट जो है अपने सपने बच्चे पे अगर थोपेंगे और उसे अगर इस तरह से आप कमेंट करेंगे, तो ये क्या होता है ना, बच्चा जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। और कई बार मैंने जो देखा है, बच्चे आज के डेट में बहुत स्मार्ट हैं, वो अपनी कमी को समझते हैं, पर चूंकि पेरेंट का सपना है तो वो जो है अपना पूरा उसके लिए डिप्रेस हो जाते हैं कि वो मैं कर नहीं पाया। जो ये जो फैक्टर है, इससे बाहर निकालना बच्चों को जरूरी है। वो पेरेंट का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट उसे जाके कहे कि कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि हर किसी का स्ट्रेंथ अलग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कुछ ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि हम डॉक्टर सरप्लस कंट्री होंगे। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि अगर आप तभी सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी में अगर आप MBBS करते हैं। ये इस सोच से आपको बाहर निकलना होगा, रियलिस्टिक होना होगा, और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको सोचना होगा। जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी स्कोर्स हैं, अगर मान लीजिए 650 लाते हैं, 600 लाते हैं, 550 लाते हैं, 500 लाते हैं, ये जो अगर हम एक रैंकिंग करें तो जैसे स्टेट है, बिहार में आपको क्या लग रहा है कि क्या कितने पे आपको स्टेट मिल जाएगा? अगर यूपी में देखें तो यूपी में कितना मिल जाएगा? इसी तरह जो ये हिंदी पट्टी के लोग हैं वो बाकी के स्टेट हाँ, में तो हिंदी पट्टी में खास करके पेरेंट्स बहुत ज्यादा लोडेड रहते हैं कि नहीं नहीं मेरा बेटा अगर डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या होगा। और हाल के दिनों में सरकार ने कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई है, फिर भी क्या लग रहा है कि यहाँ अभी भी क्या है समीकरण? हाँ, देखिए, जो खास करके हिंदी पट्टी के जो स्टेट्स हैं, इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये कंपटीशन एक्सट्रीमली हाई है। और यहाँ पर जो है कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के सिमिलर, या कुछ स्टेट में तो राजस्थान, बिहार में तो शुरुआती राउंड में ऑल इंडिया कोटा से भी ऊपर रहेगा। तो इसको दिल्ली तो खैर डेफिनेटली दिल्ली में आपका कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, क्योंकि कॉलेजेस की संख्या कम। तो ये जो है ये स्टेट हाईली कॉम्पिटिटिव है। लेकिन इसके कंपैरिजन में नॉर्थ में ही जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर अगर आपके पास स्टेट का कोटा है तो आपको जो है लो स्कोर पे कॉलेज मिल जाता है। इस बार का जब पेपर टफ रहा है तो हो सकता है कि आपको वहाँ कॉलेज 480 पे भी मिल जाए। और उत्तराखंड है, वहाँ पर भी आपको कट ऑफ लो रहता है, वहाँ आपको हो सकता है 530 में मिल जाए अगर आप उस स्टेट से हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही नहीं घबराना चाहिए, जिनके पास पंजाब का, हिमाचल का, उत्तराखंड का। पंजाब में क्या स्कोर है? पंजाब में भी देखिए, पंजाब में एक तो पहले सरकारी कॉलेज की संख्या कम है, पर मैं पंजाब में आपको सरकारी कॉलेज में भी आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में ये कट ऑफ 550 के आसपास में रह सकता है सरकारी कॉलेज के लिए। लेकिन पंजाब एक क्लोज स्टेट है, प्राइवेट कॉलेज भी सिर्फ वहीं के स्टूडेंट के लिए, और वहाँ एक स्टेट कोटा है जिसमें आपको सिर्फ 3,80,000 की फीस है, और से लेके 4.5 लाख रुपए पर ईयर का स्टेट कोटा में फीस है। वो सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट के लिए प्राइवेट कॉलेज में, ऐसी आधी सीटें हैं। वहाँ पर अगर आप 520 पे भी हैं तो भी मिलेगा। तो पंजाब के भी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, ना हिमाचल के, ना उत्तराखंड के। तो इधर आपको कट ऑफ थोड़ा कम रहता है नॉर्थ में। बाकी ये जो है ये यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में भी देखिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेमेंट सीट है, 9 लाख की फीस पे आपको वो मिलता है। तो वहाँ आपको थोड़ा नीचे तक में मिल जाएगा, मतलब आप अगर 550 के भी ऊपर हैं तो भी आपको राजस्थान में वहाँ मिल सकता है।
तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कोप रहता है। तो आपको यही समझना है, बिल्कुल। आप एकदम से डिप्रेस नहीं हो सकते हैं, आप बात करें, समझें और उसके बाद अपने ऑप्शंस को जानें। बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। समझने की ये भी ज़रूरत है कि अगर पेरेंट्स और बच्चे इस बात को समझ लें आपसी समझ के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि नीट यूजी हमारी स्ट्रेंथ नहीं है या बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है, बार बार कोशिश के बाद भी शायद उस लेवल पर पेरेंट्स और बच्चे एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या दूसरे ऑप्शंस की तरफ मूव करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उसी में टिके रहने से ज़्यादा? जरूर हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भारत में अभी जो एक कोर्स है, ये अभी सरकार बहुत सीरियस हो गई है और अगले साल वो भी नीट के अंदर में आएगा। तो अभी जो नीट में नॉट क्वालिफाइड हैं, मैं उनको एड्रेस करते हुए बात बता रहा हूँ कि BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, जी। ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और अगले साल ये भी नीट के परव्यू में आएगा। तो अभी मान लीजिए आप नीट में क्वालिफाई नहीं हुए, तो भी आप फिजियोथेरेपी को ऑप्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा प्रोग्राम है। और जो स्टूडेंट्स अभी CUET का एग्ज़ाम लिखेंगे, वो नर्सिंग में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं और इसमें भी उनका अच्छा करियर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को चिंता की बात नहीं है, CUET के थ्रू आप नर्सिंग में जाइए, खास ये जो करके लड़कियों। पैथोलॉजी है वो अभी किधर है, वो बाहर है या इसके अंदर है? पैथोलॉजी जो मेडिसिन के अंदर में है, वो आप PG में पढ़ते हैं, वो एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है। MBBS के बाद आप MD पैथोलॉजी पढ़ते हैं। अच्छा, ये पूरा चर्चा हमने आपसे की, स्कोर कितना है, रैंक क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जो स्थितियां बन रही हैं इस बार के नीट यूजी एग्ज़ाम के बाद, आपका स्कोर जो टफ पेपर की वजह से हो सकता है कि 720/720 का जो लोग सपना देख रहे होंगे, वो इस बार उनको धक्का लग सकता है। ये जो 720/720 दिलाने वाला गैंग था, उस पर भी बहुत एक्शन हुआ इस बार। जी जी, उनको बहुत सप्रेस किया गया। तो ये जो आपको लगता है कि दो तरफा प्लानिंग की गई सरकार की तरफ से, एक तरफ तो क्वेश्चन पेपर इंटरनल, दूसरी तरफ घेराबंदी की एजेंसियों ने कि भाई संजीव मुखिया बिल्कुल 7 दिन पहले अरेस्ट हो गए। सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसा दावा कर रहे थे कि हमारे पास पेपर है, हमसे संपर्क कीजिए, हम गारंटी देंगे। इनफैक्ट 3 लोग अभी गिरफ्तार हुए तो थे। ये जो ऑपरेशंस हैं, इस पर आप क्या करेंगे? ये नीट एंड क्लीन एग्जाम हुआ है इस बार। जी जी, ये देखिए, इसमें जब हम कुछ चीज़ें सरकार अच्छा नहीं करती है तो हमें पूरा हक है सरकार को क्रिटिसाइज करने का। और पिछले साल पूरी मीडिया, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था और डेफिनेटली वो क्रिटिसिज्म सरकार के लिए ज़रूरी था। लेकिन इस बार सरकार ने अच्छा काम किया है। तो ये जो है, यहाँ ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने बहुत सीरियस एक्शन लिया, पिछले साल की गलतियों से सीख के। इस बार कोई भी एग्ज़ाम कंडक्शन में प्राइवेट एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। सारे जो है एग्ज़ाम गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स में हुए। DM को अकाउंटेबल बनाया गया हर डिस्ट्रिक्ट में। और इस बार पहले से ही सारे गैंग को, इस तरह के संजीव मुखिया टाइप के लोगों को पहले ही अरेस्ट किया गया। और अगर आप देखेंगे तो जो बहुत बड़ा ये रैकेट जो है सोशल मीडिया पे, खास करके टेलीग्राम पे चलता था कि क्वेश्चन पेपर का, और क्योंकि जब आप बाजार को कट कर देते हैं तो संजीव मुखिया जैसे लोग भी आखिरकार पेपर को बेचेंगे कहाँ से। तो उसको सरकार ने पहले ही एक्शन लेते हुए सबको बंद किया। तो ये एक अच्छा कदम है। और पेपर जो टफ आया है, ये एक चीज़ है जिसके कारण अभी पेरेंट बाकी सारी चीज़ों से खुश हैं, लेकिन जो पेपर टफ आया है वो खास करके वो अभी पेरेंट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं कि पेपर टफ भी एक अच्छी चीज़ है। पेपर टफ से भी आपको घबराना नहीं है। ये कट ऑफ को आप उस नंबर पे मत जाएं, लेकिन आपको जो है एडमिशन मिलना रैंक से है। तो आपको अभी भी मैं कह रहा हूँ और बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि आपके नंबर कुछ भी आए, रैंक से ही एडमिशन होता है, मार्क्स से कुछ नहीं होता। तो आप जो है बिना चिंता के अपना रिजल्ट का इंतजार करें और रैंक देखें, रैंक से ही एडमिशन होगा। रैंक से ही एडमिशन होगा। एडमिशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप अच्छे काउंसलर्स के पास जाइए। बॉडमास के हमारे काउंसलर अशोक कुमार सिंह बहुत कुछ बता रहे थे। अब नीट कितना नीट एंड क्लीन, 100 में कितने नंबर देंगे? अभी तक तो देखिए, जो कि कहीं से भी कोई खबर नहीं है,
तो मैं तो इस बार सरकार को 100 में से 90 नंबर दूंगा, जो उन्होंने इतना अच्छा 10 कहाँ काट रहे हैं आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ काट रहा हूँ। मैं काट रहा हूँ ये पेपर को लेके। देखिए क्या है कि अभी पेपर जो है, पेपर में पिछले साल भी हुआ, पेपर में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, पेपर क्वेश्चन जो है हाँ। क्वेश्चन सेटिंग पे आ रहा हूँ। एम्स के साथ जी कंपैरिजन जी हो रहा जी, था मैं पेपर यही का। क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हाँ। सिर्फ ये एक एग्जाम की बात नहीं है। अभी देखिए क्लैट का पेपर हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर में उंगली उठी है, उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, ये ठीक चीज़ नहीं है। तो मैं क्वेश्चन पेपर को ही लेके जो 10 मार्क्स कट किया है, क्वेश्चन पेपर के लिए भी एक कमेटी होनी चाहिए, सरकार जरूर एक्शन ले। मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर खास करके जो फिजिक्स के जो 4-5 क्वेश्चन हैं, उस तरह के क्वेश्चन पेपर को अवॉइड किया जा सकता था। इसी के लिए मैंने ये 10 मार्क्स काटे। बाकी सरकार ने अच्छा काम किया। तो ये वक्ता के तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे स्टूडियो और हमसे बात की। हम नीट यूजी के स्टूडेंट्स से भी कहेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारा आपके ज़्यादा सवाल आएंगे तो हम इनको अशोक जी को फिर पकड़ कर लाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आइए हमारे साथ और हमारे दर्शकों को उनका जवाब दीजिए। आपकी हर सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स और बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।